गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे दिल्ली के सुल्तान। इस चैप्टर में हम रीडिंग कर रहे थे बेटा, और कुछ टॉपिक्स जो हैं इसके रीड आउट कर चुके थे। लास्ट टॉपिक पर हम इसमें पहुंच चुके थे, जिसकी रीडिंग हमने कुछ कर ली थी और कुछ रहती थी। तो आज हम उसकी जो रीडिंग पेंडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो हमारी रीडिंग रहेगी वो यहाँ से रहेगी कि जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक की जो हेडिंग रहेगी, खिलजी एवं और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। समेकन मतलब जो एकीकरण हो रहा था वो, ठीक है। तो इसका जो रहेगा हमारा यहाँ पर रीडिंग का पोर्शन वो रहेगा जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकार रीजन, जो मतलब जो लेखक वगैरह जो होते थे वो उसके बारे में बताते हैं, गुलाम के बारे में, कि गुलाम के ऊपर विश्वास किया जाता था। वो सॉरी, जो निचले तबके के लोग होते थे उनको पद वगैरह दिए जाते थे, उसके नाराज़ होते थे। तो उसके बाद टॉपिक हमारा शुरू होता है। इसकी रीडिंग चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब जैसे पहले अलग अलग सेना नायक जो होते थे, सूबेदार जो होते थे, वो अलग अलग जगह पर नियुक्त किए जाते थे, तो इन्होंने भी वैसा ही किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता। मतलब इक्ता किसको कहा जाता था? जिस इलाके की सूबेदारी की जाती थी, जिस क्षेत्र में सेना नायक नियुक्त किया जाता था, उस इलाके को इक्ता कहते थे। और जो इस इलाके को संभालता था उसे इक्तादार कहते हैं। इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे, ठीक है। मुक्ति या इक्तदार, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्ता किसे कहा जाता था? इक्ता सेना नायक जिस इलाके को संभालते थे या जिस सेना नायक को जिस स्थान पर नियुक्त किया जाता था उस इलाके को इक्ता कहा जाता था। और जो सूबेदार होता था, जो सेना नायक होता था, उसको वो वहाँ का उसकी देखरेख करता था, तो उसको इक्तादार कहते थे या मुक्ति कहते थे। उसके बाद मुक्ति का फ़र्ज क्या था? मुक्ति का फ़र्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, कि जो भी सैनिक अभियान होंगे, इधर उधर जो सेना जाएगी कहीं पर भी युद्ध वगैरह के लिए या जैसे भी काम के लिए, तो उसका वो क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, उसकी लीडरशिप करेगा। और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखेगा। मतलब अपने इक्त मतलब अपने इलाकों में क्या बना के रखेगा? कानून व्यवस्था, कि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो ये उनका काम होता था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करता था। अब देखो भाई, कोई काम करेगा तो बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो उसको क्या मिलता था? जिस इलाके का वो मुक्ति होता था या जिस इलाके का वो इक्तदार होता था, वो उसी इलाके से उसको राजस्व इकट्ठा करना होता था। टैक्स इकट्ठा करके अपनी सेना का काम चलाता था। अपनी सेना का जो भी काम होता था, राजस्व के रूप में मिली रकम से वह अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देता था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। मतलब देखो, अब मुक्ति लोग जो होते थे, जो सूबेदार होते थे, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सुल्तान क्या करता था? उनको एक एरिया लंबे समय के लिए नहीं देता था। पहला तो उनका जो वंश था, वंशानुगत नहीं था। मान लो जैसे अगर कोई सूबेदार बना हुआ है, उसके बाद उसका बेटा सूबेदार नहीं बनाया जाता था। अगर वो योग्य लगता है तो बनाया जाता था, लेकिन ऐसे नहीं बनाया जाता था। दूसरी पॉइंट क्या है? देखो, अब ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सुल्तान मुक्ति को या सूबेदार के ऊपर कैसे नियंत्रण रखता था। पहला पॉइंट रहेगा, उनका पद वंश परंपरा से वो वंशानुगत नहीं था, ठीक है। दूसरा पॉइंट रहेगा, उनको एक जगह पर थोड़े समय के लिए रखा जाता था, समय समय पर उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। तो ये दो पॉइंट रहेंगे। नेक्स्ट, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो ये बड़े ही सख्त थे इनका मामलों में, तो इन्होंने और भी ज़्यादा सख्त कानून बना रखे थे और इनका पालन भी किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा जोखा अधिकारी नियुक्त किए जाते। अब जो मुक्ति जो पैसा इकट्ठा करता है उसका हिसाब किताब सुल्तान को भी तो देना पड़ता था। सुल्तान क्या रखता था फिर? उस हिसाब किताब के लिए एक व्यक्ति को रखता था।
इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब सारी चीज़ें फिक्स करके दी कि एक मुक्ति को इतने तो सैनिक रखने हैं और इतना टैक्स इकट्ठा करना है। इसकी भी जांच होती रहती थी कि कोई ज़्यादा टैक्स ना ले और सैनिक भी ज़्यादा ना रखे या कम ना रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। मतलब जब उनका विस्तार ज़्यादा हो गया, जब इनकी सुल्तानों की ताकत बढ़ गई, तो इन्होंने जो अमीर लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, उनको भी अपने सामने झुकाना शुरू कर दिया। उनको मजबूर कर दिया कि वो भी इनके सामने झुके। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अब जो भू राजस्व वसूल करना है और जो वसूली के दूसरे काम थे वो सारे किसके अंडर में आ गए? अब राज्य के अंडर में आ गए थे सीधा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अब पहले कर जो लगाया जाता था, जो स्थानीय सामंत होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। अब सुल्तान कर रहा है ये काम, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया। अब वो खुद भी टैक्स देंगे, तो ये ऐसा रूल बना दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ज़मीन की पैमाइश की जाने लगी और उसका हिसाब किताब रखा जाने लगा कि कहाँ कितनी ज़मीन है। इसके बाद कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी पर करने लगे। जो पुराने थे भाई, जिनको ज़्यादा नॉलेज थी ज़मीन के लेखा जोखा रखने की, तो उनको क्या कर दिया गया? उनको नौकरी पर रख लिया गया, वो नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर होते थे, मतलब 3 तरह के टैक्स होते थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। तो याद रखना भाई, खराज किसे कहा जाता है? खराज कृषि पर लगने वाला टैक्स होता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। 50% मतलब आधा। अगर किसी किसान के खेत में 100 किलो, मतलब 100 किलो गेहूँ उगी है, तो 50 किलो उसको राजा को देनी होगी टैक्स के रूप में और बाकी उसको अपने पास रखनी होगी। तो ऐसे किया जाता था। मवेशियों पर कर लगता था, घरों पर कर लगता था। तो 3 तरह का कर था। याद रखना है, सल्तनत के समय में कितने प्रकार का कर लगता था? 3 तरह का कर होता था। पहला कृषि पर, जिसको खराज भी कहा जाता था, और कितना होता था ये? 50%। दूसरा मवेशी मतलब जो आप गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते हो, उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। जिसके पास जितने ज़्यादा भेड़ मवेशी होंगे उतने ही ज़्यादा टैक्स होगा। घरों पर टैक्स, जो घर होते थे जिनके खुद के बने हुए, उनको भी टैक्स देना होता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। तो बहुत सारी जगह तो इनके अंडर से बाहर भी तो थी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा अक्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। बैठना मतलब अपनी धाक जमाना, तो वो धाक नहीं जमा पा रहे थे जंगलों में। क्यों? क्योंकि जंगल का एरिया, भाई जंगल की बात तो जंगल के लोग ही जान सकते हैं या उसके आसपास के लोग, ये थोड़ा जानते थे। इनके बारे में इतनी जानकारी इनको नहीं थी, तो ये थोड़ी समस्या इनके सामने आ रही थी। नेक्स्ट इसमें कहता है, स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अब जो वहाँ के स्थानीय शासन थे ना, उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमा रखा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह कुछ ही समय पर रहता था। जोर जबरदस्ती करके ये एरिया अपने कब्जे में तो ले लेते थे, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए वो उनके कब्जे में रह पाता था। उसके बाद फिर वो उनके हाथों से निकल जाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी, यहाँ पर टॉपिक दिया गया सरदार और उनकी किलेबंदी। तो इसमें कहता है, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार के बारे में क्या बताया गया। देखो, इब्न बतूता जो था वो एक यात्री था। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। मतलब जो सरदार होते थे वो कहाँ रहते थे? चट्टानी और उबड़ खाबड़ जगहों में किले बनाकर रहते थे। कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था। पोला मतलब ज़्यादा हल्का नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में जोड़कर गूंधे होते थे। इन पर आग का असर भी नहीं होता था। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो उनके लिए किले का प्राचीर का काम कर देते थे। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहती थी।
अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ वर्षा का जल। देखो पानी वगैरह जो है, मतलब क्या किया जाता था, जो सरदार होता था वो किलेबंदी में रहता था, चारों तरफ किलेबंदी होती थी, ठीक है। उसी के अंदर वो फसल उगाते थे, जानवर वगैरह रखते थे, बहुत बड़ा एरिया किलेबंद किया जाता था, बहुत बड़े एरिया के बाहर को चारदीवारी निकलवा दी जाती थी, तो ऐसे वो अंदर रहते थे। पानी वगैरह का सिस्टम भी कैसे होता था, बारिश का पानी बड़े बड़े तालाब खोद कर उसमें इकट्ठा कर लिया जाता था, उससे यूज किया जाता था। इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब इनको हराया जाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, किनको, सरदारों को। अगर इनको हराना है तो क्या करना होगा, बहुत प्रबल सेना लेकर आनी पड़ेगी। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी है, ठीक है। ये सब बातें किसने की है, इब्न बतूता ने, जो एक यात्री के रूप में भारत 14वीं मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। आगे, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्व ईरान में के ट्रांस ओक्सियाना, जिसको आज उज्बेकिस्तान बोला जाता है, वहाँ पर हमला किया। इसके बाद शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, मतलब उनका धावा कहाँ की तरफ था, दिल्ली की तरफ था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, मतलब इनके शासनकाल में दिल्ली पर ज़्यादा हमला किया जाने लगा, किसके द्वारा, मंगोलों के द्वारा। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब दोनों के बीच में ना कुछ बातें बताई गई कि दोनों में क्या क्या, मतलब कैसे कोशिश की उन्होंने अपने इस काम को संभालने के लिए। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट मैं पढ़ता हूँ वो एक एक करके देखो पॉइंट पढ़े जाएंगे, दोनों के साथ साथ मैं पैरेलल नहीं पढ़ पाऊंगा। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1302 और 1303 में, ठीक है। पहला तो 1299 और 1300 में हुआ, दूसरा हमला जो था वो 2 और 3 में हुआ, ठीक है, 1302 और 3 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली थी। नेक्स्ट क्या किया फिर उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। एक सीरी नाम से एक गैरिसन शहर बना दिया, मतलब सैनिकों का जहाँ पर जमावड़ा होता था, तो ये उसने एक काम किया। दूसरा, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। अब सैनिक देखो ज़्यादा होंगे तो उसका पेट भी भरना होगा, तो उसके लिए उसने क्या किया, जो गंगा यमुना नदी थी वहाँ की जो दोआब था उसके ऊपर खेती का काम ज़्यादा से बढ़ा दिया, ठीक है। और किसानों के ऊपर जो पैदावार का जो कर था वो भी ज़्यादा लगवा दिया, वो 50% कर दिया, कि जिससे सेना का पेट भरा जा सके। नेक्स्ट उसने क्या किया, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देने तय कर दिए। मतलब पहले तो सूबेदार उनको वेतन की जगह क्या दे देता था, किसी जिसकी जो ज़रूरत होती, कपड़े की ज़रूरत है भाई, अनाज की ज़रूरत है, मतलब जो ज़रूरतें होती थी वो दे देता था। लेकिन इसने क्या करना शुरू कर दिया, पैसे देने शुरू कर दिए, नगद वेतन दे देता, कि सबका फिक्स कर दिया भाई इतना तुम्हारा वेतन है, जिसको काम करना है वो इतनी देर काम करेगा और उसको इतना वेतन दे दिया जाएगा। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। अब ये भी तो डर रहेगा कि व्यापारी भाई सामान के रेट बढ़ा सकते हैं, जैसे अब बढ़ गए थे लॉकडाउन के समय में, कितनी महंगी चीज़ें होंगी थी, तो ऐसा यहाँ पर भी डर होता था। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, उसने चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया, मतलब एक कंट्रोल सिस्टम बना दिया कि चीज़ों के जो रेट होंगे व्यापारी वो ऐसे नहीं बढ़ा पाएंगे। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, मतलब जांच करते थे, और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा दी जाती थी। मतलब अगर व्यापारी क्या कर देते थे, जो रेट फिक्स कर दिया ना अलाउद्दीन ने, अगर उससे ऊपर नीचे गड़बड़ कर रहे हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, तो उसको सजा दी जाती थी, और बीच में सबके सामने सजा दी जाती थी, ताकि और व्यापारी भी डर कर ये काम न करें। तो देखो ये सिस्टम एक बड़ा अच्छा सिस्टम है भाई। आजकल ऐसा नहीं होता। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। बाजार सिस्टम और जो कीमत सिस्टम है ना, आज भी जो रेट बाजार में जो व्यापारियों जो कीमत वगैरह होती है, ये सिस्टम अगर देखा जाए ना, खुदरा मूल्य जिसको कहते हैं, जो रेट होता है, मतलब आप देखते हो बिस्किट का पैकेट लेते हो उसके ऊपर जो प्रिंट रेट होता है, वो अगर सिस्टम देखा जाए ना, किसने शुरू करवाया, वो इस व्यक्ति ने शुरू करवाया। रेट वाला सिस्टम, कीमतों की जो फिक्स सिस्टम था वो इसने शुरू करवाया। अब बढ़ते हैं मोहम्मद
तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के बारे में यहाँ बताया जाता है, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मतलब इसका जो शासन था शुरुआत में सल्तनत पर हमले ज़्यादा हुए, मंगोल सेना परास्त हो गई थी, लेकिन मंगोल सेना को हरा दिया गया था। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। मतलब जो आज उज्बेकिस्तान है उसके ऊपर योजना बना ली कि मैं वहाँ पर मैं हमला करूँगा। अब एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। मतलब जो स्थायी सेना तैयार करना था ना, वो उसका एक बहुत बड़ा आक्रामक मतलब कदम माना जाता है। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। मतलब जहां पहले से ऑलरेडी उसने नया शहर बनाने की बजाय क्या किया, जहां पहले पुरानी जगह थी उसी से वहां से लोगों को हटाकर अपनी सेना वहां पर एक बना दी। मतलब सेना को वहाँ पर बसा दिया, सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी दिल्ली जिसको दौलताबाद कहते हैं, नई राजधानी बना दी दौलताबाद, वहाँ भेज दिया गया। ठीक है। सेना को खिलाने के लिए उसके इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। मतलब खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा की जाने लगी। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। अब देखो इससे काम नहीं चलने वाला था, इसलिए भोजन इकट्ठा करने से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए उसने टैक्स वगैरह भी ज़्यादा बढ़ा दिए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा और वहाँ पर फिर क्या पड़ गया, अकाल। अकाल क्या होता था बेटा, बारिश नहीं होती थी लंबे समय तक और सूखा पड़ जाता था, फसलें नष्ट हो जाती थी, ये होती थी अकाल की स्थिति। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। टोकन मतलब जो सांकेतिक मुद्रा होती है। ये सिक्के धातुओं के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। उसने क्या किए, सिक्के वगैरह चलाने शुरू कर दिए, जैसे आज हमारे यहाँ सिक्के वगैरह देखते हैं हम। ठीक है, सोने चांदी के नहीं, सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। वो अपने सोने चांदी के सिक्कों से वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। अब लोग बड़े चालाक हो गए, उन्होंने ये सस्ती मुद्रा यूज़ करनी शुरू कर दी और अपने सोने चांदी को छुपाना शुरू कर दिया। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे और ये इसकी वजह से फिर नकली सिक्के भी बाज़ार में आसानी से आने लग गए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब बुरा हाल हुआ यहाँ पर। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे, मतलब वो ज़्यादा सफल नहीं हो सका। अब देखो तुलना करके देखी तो ज़्यादा सफल कौन रहा, खिलजी। तुगलक जो था वो ज़्यादा सफल नहीं रहा। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा, मतलब उसमें वो फेल हो गया। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। जो बहुत सारे फेरबदल की थी उसकी वजह से उसके राज्य में परेशानियां शुरू हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज़ हो गए, करों में वृद्धि कर दी। गंगा यमुना के जो दोआब था वहाँ पर अकाल पड़ गया। उससे जनता, विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई, मतलब उससे नाराज़ हो गया और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अंततः मोहम्मद तुगलक को टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो ये था बेटा इसका वर्णन। उसके बाद इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके की फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। चलो भाई देखो, इसमें ये कहता है कि इतनी सारी असफलताएं भले ही हुई हों, लेकिन अगर मोटे रूप से देखा जाए ना, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि देखो कोई तो ऐसा सुल्तान आया था दिल्ली का जो मंगोलों के जो एरिया था उसके ऊपर कब्जा जमाने की योजना बना रहा था। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मुगलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो मतलब वो तो क्या करता था खिलजी, वो तो प्रतिरक्षा का काम करता था, प्रतिरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। इसने क्या किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, सैनिकों को मंगोल के खिलाफ आक्रमण करने के लिए ज़्यादा तैयार किया इसने। ठीक है, नेक्स्ट है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब इसमें कैसी सल्तनत थी, तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े हो गए थे। मतलब यहाँ पर भी अलग अलग राजा बन चुके थे और बहुत सारे राजा आ चुके थे उस टाइम तक, और राज्य फल फूल रहे थे और इनकी राजधानियाँ जो थी वो समृद्ध थी, बहुत ज़्यादा थी, और राज्य भी इनके बढ़ रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे
पर शक्तिशाली थे। मतलब इस समय में ये कहा जाता है कुछ राज्य छोटे तो थे लेकिन शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित था, बहुत अच्छे तरीके से शासन चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। मतलब चाचा के यहाँ काम कर रहा था, फिर उसने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं उसको 1530 और 40, 1555 और 56 इन दोनों में उसने चुनौतियां दी और परास्त भी किया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर दिया। मतलब देखो, एक प्रबंधक, एक मैनेजमेंट का काम करने वाला व्यक्ति शासक बन गया और अपना वंश वहां पर चला दिया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, मतलब रहा ये 15 साल ही, ज़्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी के वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया। मतलब इसने कई ऐसे तरीके अपनाए जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अपनाए जाते थे, लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, मतलब उसका एकीकरण किया मुगल साम्राज्य का जो बिखर चुका था, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो उसने भी शेरशाह की व्यवस्था को अपनाया क्योंकि उसको ये सिस्टम अच्छा लग रहा था, इसके द्वारा जो सिस्टम बनाए गए थे उनको। उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद ये चैप्टर देखो बेटा हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दिया गया 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं, हाँ, तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। जो 3 श्रेणी होती है उसको जो किया गया था तैयार, वो कहाँ किया गया था, वो फ्रांस में तैयार किया था सबसे पहले। इसके अनुसार समाज को 3 भागों में बांटा गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। देखो 3 वर्ग, प्रार्थना करने वाला, खेती करने वाला और युद्ध करने वाला। उसके बाद 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त हुआ। मतलब इन तीनों वर्गों को ईसाई धर्म का समर्थन भी मिला। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली। ये सारी बातें कहाँ की हो रही है, अभी फ्रांस के बारे में हो रही है बेटा, विदेश के बारे में। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। तो योद्धाओं को क्या कहा जाता था, नाइट। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। मतलब एक धर्म को, ये जो धर्म था वो एक समूह को संरक्षण देता था, अपने अंडर में रखता था। ठीक है, नाइटों की से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। मतलब मुसलमानों के खिलाफ इनको भड़काया जाता था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल दी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। मतलब जो थोड़े जिनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, अब वो भी अमीर बन चुके थे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा चैप्टर जो आपको आज रीड करवा दिया गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।